बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसलेशन स्टडीज़ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है कल्चर इश्यूज़ इन ट्रांसलेशन। कल्चर इश्यूज़ इन ट्रांसलेशन क्या मतलब ये कि ट्रांसलेशन के दौरान एक ट्रांसलेटर को कौन कौन से कल्चर इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम इसी पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Culture issues in translation arise when different customs, values, social norms, and language used between cultures impact the accuracy, clarity, or appropriateness of a translated message. अब ट्रांसलेशन के अंदर कल्चर इश्यूज उस वक्त पैदा होते हैं जब डिफरेंट कस्टम के रस्म रिवाज, वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स और लैंग्वेज के इस्तेमाल में फ़र्क आना शुरू होता है। अब ये क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी का मतलब होता है ट्रांसलेशन कितनी ज़्यादा सिंपल और क्लियर है और कितनी ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाली है। क्या रीडर ट्रांसलेशन को पढ़कर इजीली उसका मतलब समझ पाएगा? एप्रोप्रिएटनेस होता है, इससे मुराद है कि ट्रांसलेशन सोशल, कल्चर और मौके के लिहाज से कितनी ज़्यादा मुनासिब है। यानी क्या ट्रांसलेशन लैंग्वेज, टोन और हालात के मुताबिक है या नहीं है। ऑलमोस्ट मैनी ट्रांसलेटर्स फेस कल्चर इश्यूज इन ट्रांसलेशन। बहुत सारे ट्रांसलेटर हैं जिनको कुछ कल्चर इश्यूज का सामना करना पड़ता है ट्रांसलेशन करते हुए, और ये जो कल्चर इश्यूज हैं ये इस कदर आम हैं कि इनसे ऑलमोस्ट हर ट्रांसलेटर को ट्रांसलेशन के दौरान कुछ कल्चर इश्यूज का सामना करना पड़ता है, और ये इश्यूज इस कदर आम हैं कि इनसे बचना नामुमकिन है। तो तो आज हमें ये समझने की इंतहाई ज़रूरत है कि आखिर कौन से ऐसे कल्चर इश्यूज होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है एक ट्रांसलेटर को। तो आज के लेक्चर में हम ये समझते हैं कि कल्चर ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या है। When you read culture translation, it is strongly related to any range of disciplines. जब भी हम कल्चर ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ लैंग्वेज की ट्रांसलेशन नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि ट्रांसलेशन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि किसी भी लैंग्वेज को किसी अदर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देना, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको ट्रांसलेशन नहीं कहते। अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन ऐसे होती है, बल्कि इसमें एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ख्यालात, रसूमात, रवैयों और लाइफस्टाइल को भी कन्वर्ट करना पड़ता है। और जो ये टर्म है ये डिफरेंट वेज में इस्तेमाल होती है, ना सिर्फ ट्रांसलेशन की फील्ड में, बल्कि ये सिमियोटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर और कल्चर स्टडीज जैसे मैदानों में भी इस्तेमाल होती है। और इस टर्म के बारे में डिफरेंट थ्योरीज और तरीके भी मौजूद हैं जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कल्चर थिंग्स को कैसे एक लैंग्वेज या सोसाइटी से दूसरी लैंग्वेज या सोसाइटी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाता है? प्रॉब्लम ये है कि ये वाज़ह नहीं होता कि कल्चर ट्रांसलेशन का असल मतलब क्या है, और ये टर्म अब भी अनक्लियर है। ट्रांसलेटर को डिफरेंट कल्चर्स की सोच, तर्ज ज़िंदगी और जहनीत में फ़र्क की वजह से कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि कल्चर इश्यूज कौन कौन से आते हैं ट्रांसलेशन के अंदर। किनशिप वर्ड्स क्या होते हैं? रिश्तेदारी से मुतल्लिक अल्फाज। किनशिप ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ख़ानदान और रिश्तों से मुतल्लिक होते हैं, और इनका तर्जुमा हर ज़बान में आसान नहीं होता क्योंकि हर कल्चर का ख़ानदानी निज़ाम डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे चचा, ताया, मामू। अब अगर हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इन तीनों को सिर्फ अंकल कहकर बात ख़त्म कर दी जाएगी। मतलब इन तीनों के लिए अंकल का वर्ड ही इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये अलग अलग रिश्ते हैं ना, लेकिन फिर भी इनको सिर्फ अंकल कह दिया जाएगा। और खाला या पुप्पो को इंग्लिश में आंट ही कहते हैं, लेकिन सकाफती लिहाज से इन दोनों का मकाम बिल्कुल अलग है। अब ये भी एक इशू है कि इंग्लिश में इस तफसील का तर्जुमा करना मुश्किल हो जाता है एक ट्रांसलेटर के लिए। तो ये एक इशू था जो एक ट्रांसलेटर फेस करता है। सेकंड है कल्चर स्पेसिफिक वर्ड्स, सकाफत से जुड़े हुए कुछ खास अल्फाज। ये वो अल्फाज होते हैं जो एक स्पेसिफिक कल्चर या इलाके के लिए ख़ास होते हैं और दूसरी ज़बान में कोई मुतबादल ना हो इसका। यानी कि फॉर एग्जांपल रोज़ा। रोज़ा सिर्फ इसको फास्ट
कह लेने से इसका मतलब पूरा नहीं होता, इसका मतलब बिल्कुल वाज़िह नहीं होता, क्योंकि रोज़े का मज़हबी पहलू नीयत है, सहरी है, इफ्तारी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। दिवाली, ईद, मेहंदी का फंक्शन, शादी का फंक्शन, ये जो सारी चीज़ें हैं, अब ये भी हैं तो फेस्टिवल से, बट इनको सिर्फ फेस्टिवल कह देना ठीक नहीं है। अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल कह दें तो इस ये अपना मतलब पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर फेस्टिवल की कुछ मखसूस किस्म की रसूमात होती हैं, कुछ उनके रिवाज होते हैं। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा इशू है ट्रांसलेटर के लिए जब वो ट्रांसलेशन करता है उस वक्त, क्योंकि हर इलाके के जो भी रसूमात होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट जज्बात होते हैं उनके और डिफरेंट अंदाज होते हैं उन लोगों के। सिर्फ लुग़वी तर्जुमा करने से असल कल्चर आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। थर्ड पे आ जाता है कि ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। अब ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? मुहावरे या कहावतें, ठीक है, मुहावरे और कहावतें। ईडियम्स और प्रोवर्ब्स एक तरह से अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करना चाहें तो भी हम इसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, इसकी एक्चुअल मीनिंग को कभी समझ भी नहीं पाते, क्योंकि अगर तो हम इसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो हम तो इसको बिल्कुल मीनिंगलेस पाएंगे, हम इसको बिल्कुल समझ भी नहीं पाएंगे, बल्कि अजीब सा लगेगा हमें। और अगर हम इसको सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन कर लें तो हो सकता है कि हम इसको सही से समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो फेल फ्रॉम द स्काई गोट स्टक इन द डेट ट्री। ये बेमानी सा लगेगा ना आपको, बल्कि इसका दुरुस्त तर्जुमा नहीं है, ये सेंस ही नहीं बनती, ये जो कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सेंस ही नहीं बनती। अगर हम वर्ड फॉर वर्ड, अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कर लेते हैं लेकिन उसका असल मीनिंग हमें नहीं मिल पाता, हम उसको नहीं समझ सकते। अगर हम इसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमें बेमानी मीनिंगलेस नजर आएगा। यहाँ पर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी है, सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन करनी है। मतलब आपको एक सेंस समझ में आ रही हो कि इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। अगर आप वर्ड फॉर वर्ड करेंगे तो सारा का सारा कुछ अजीब लगना शुरू हो जाएगा, कुछ भी आपको सही से समझ में नहीं आएगा। नंबर 4 पे आता है वर्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड फूड आइटम्स। टेक्नोलॉजी या खाने से मुतल्लिक अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक होते हैं या फिर खाने से मुतल्लिक होते हैं। टेक्नोलॉजी और खानों के अल्फाज भी अक्सर एक सकाफत से जुड़े होते हैं जिनके जिनकी ट्रांसलेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम कहते हैं ट्वीट, ट्वीट उर्दू में अगर हम इसका तर्जुमा करें तो इसका मतलब है चहचहाना। तो वो परिंदों की आवाज़ लगने लगेगी आपको, असल असल जो मतलब है वो बिल्कुल भी सामने नहीं आएगा। अगर हम क्लाउड स्टोरेज बोले तो ये इतनी फनी सी बात लगती है, क्लाउड स्टोरेज क्या है? अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो उर्दू में हमें क्या पता चलता है कि बादल में ज़ख़ीरा। ये तो एक टेक्निकल टर्म है ना, जिसका मतलब है डिजिटल स्टोर करना। और अगर फूड के अंदर हम बात करें हलवा पूरी की, तो हलवा पूरी जो है अगर हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं इसकी तो हम कहते हैं स्वीट एंड फ्राइड ब्रेड, लेकिन असल टेस्ट और जो इसका तस्वुर है उसको बयान नहीं कर पा रहा ये। इसके अलावा सुशी जो है, सुशी को अगर हम कहते हैं रॉ फिश रोल्स, लेकिन ये जो जापानीज कल्चर है उसका पहलू नहीं आता इसके अंदर। तो इस तरह से टोटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करना पड़ती हैं एक ट्रांसलेटर को ट्रांसलेशन के दौरान। नेक्स्ट आ जाता है स्लैंग्स और एनामेटोपिया वर्ड्स। स्लैंग्स होते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज को कहते हैं, गाली वगैरह कुछ इनफॉर्मल लैंग्वेज मतलब जो हम आम रूटीन में बोलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम आम रूटीन में घर में भी बोल रहे होते हैं, आपस में फ्रेंड्स में बातचीत जब होती है तो उस वक्त बोल रहे होते हैं, उन वर्ड्स को कहा जाता है स्लैंग्स। ओनोमेटोपिया वर्ड्स जो होते हैं ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी की नकल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि किसी चीज़ के गिरने की, किसी चीज़ के चलने की या बोलने की जो आवाज़ है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बारिश की आवाज़ टिप टिप, जैसे छींक की आवाज़ में हम कहते हैं अच्छू, या मतलब ड्रिप ड्रॉप अगर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो हर ज़ुबान की जो आवाज़ों की नकल होती है वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो एक ट्रांसलेटर के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मकसद ये है कि ट्रांसलेशन करते हुए कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका पर्पस
पूरा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको एक लैंग्वेज का कल्चर भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। जिस तरह से आप उसको ट्रांसलेट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से कल्चर को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।